देशव्यापी हड़ताल है। पूरे देश का मजदूर, किसान, मेहनतकश वर्ग सड़कों पर है। और आज जो खबरें मिल रही हैं उसके हिसाब से बिल्कुल साफ है कि ये अब तक की सबसे बड़ी हड़ताल है। तो साथियों, इस बड़े संघर्ष के लिए आपको बधाई। आज के समय में इस नरेंद्र मोदी की जो केंद्र में सरकार है, इस सरकार के कॉन्सेप्ट को समझना है, इस सरकार की नीयत को समझना है। इस सरकार की जो नीयत बिल्कुल साफ दिख रही है कि ये सरकार देसी विदेशी जो कॉर्पोरेट्स कंपनियां हैं, उन कॉर्पोरेट्स कंपनियों का हमारे देश के ऊपर हर सेक्टर में कब्जा कराना चाहती है। और इसके लिए ये सरकार नंगे रूप में काम कर रही है। इसी के साथ में दूसरी बात समझना है साथियों कि ये सरकार जो मेहनतकश वर्ग है, जिसमें मजदूर है, किसान है, दुकानदार हैं, इस मेहनतकश वर्ग का श्रम का लूट करके, इनका शोषण करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा पूंजीपति वर्ग, देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियां ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें, इसको सुनिश्चित करने के लिए ये सरकार बहुत सारे कानून बदल रही है। सबसे पहले हमको साथियों नौजवानों को समझना है, श्रमिकों को समझना है, मेहनतकश वर्ग में मजदूर कर्मचारी को समझना है, जो नौकरी पेशे करने वाले लोग हैं उनको समझना है। ये सरकार ने अभी संहिताएं बनाई हैं, वो संहिता जैसे ही लागू होंगी वैसे ही पिछले श्रम कानून नष्ट हो जाएंगे। और ये संहिताएं लोकसभा में भी पारित हो गई हैं, राज्यसभा में भी पारित हो गई, ध्वनिमत से पारित हो गई हैं। ये विडंबना देखिए, देश के 99% जो जनता है उनके शोषण का, उनके लूट का कानून हमारे देश के दोनों सदनों में ध्वनिमत से पारित हो गया है। इसका अर्थ है साथियों कि जो सरकार है, ये सरकार इस देशी विदेशी पूंजीपतियों की सरकार है। इस सरकार के साथियों कॉन्सेप्ट को समझना है। हमें बार बार कहते हैं इन्होंने श्रम कानून नष्ट कर रहे, श्रम कानून खत्म कर दे रहे। कुछ साथी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार श्रम कानून तो है, मोदी तो अच्छे श्रम कानून बना रहा है, तो आप श्रम कानून खत्म करने की बात कैसे कर रहे हो? तो आप गलत कह रहे हो। साथियों इस कॉन्सेप्ट को समझना है, साजिश को समझना है। अभी जो कानून बने हैं, जो 4 संहिता बना रहे हैं, ये संहिता है, ये श्रम कानून नहीं है, ये संहिता है। संहिता का अर्थ होता है दोनों को मिला देना। दोनों को मिला देना मतलब ये नियम है, ये कानून किसी वर्ग का नहीं है, ये नियम है। और श्रम कानून श्रमिकों की सुरक्षा के कानून है। इस अंतर को समझ जाना। श्रम कानून का अर्थ है श्रमिकों की सुरक्षा के कानून, मालिकों के दमन से, मालिकों की लूट से बचाने के लिए। मालिक जो श्रमिकों का शोषण करता था, मजदूर का शोषण करता है, उस शोषण से मजदूरों को बचाने के लिए, श्रमिकों को बचाने के लिए श्रम कानून थे। ये कॉन्सेप्ट समझना है। उसी के लिए ट्रेड यूनियन राइट्स था, उसी के लिए परमानेंट नौकरी थी, ये श्रम कानून थे। उसी के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर बना था, उसी के लिए कारखाना अधिनियम बना था, उसी के लिए सेफ्टी कानून बने थे, सुरक्षा के कानून बने थे। श्रमिक की सुरक्षा, श्रमिक के जीवन की सुरक्षा, श्रमिक के जिंदगी की सुरक्षा, श्रमिक के बच्चों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा, ये श्रम कानून के अंदर था। अब इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस संहिता बनाई। संहिता नियम है, नियम के अंदर श्रमिकों की सुरक्षा नहीं है, इसलिए न श्रमिकों की सुरक्षा को खत्म कर दिया। ये बुनियादी अंतर है जिसको हमको समझना है। इस बात को पकड़ो ध्यान से। इसी कारण से नरेंद्र मोदी ने 4 नई संहिताएं बना रही, पुराने सारे श्रम कानूनों को नष्ट कर रहे। इस कॉन्सेप्ट को समझना। नौकरी की सुरक्षा को खत्म कर दिया, श्रमिकों के अधिकार को खत्म कर दिया। और इसमें जो मालिकों के ऊपर प्रतिबंध थे, जो मालिक श्रमिकों का श्रम कानूनों का उल्लंघन करते थे तो उनको जेल होती थी, उनके ऊपर दंड का प्रावधान था। ये संहिताओं के अंदर ये सारे जुर्माने का, दंड के जो प्रावधान थे श्रमिकों का शोषण करने के विरुद्ध में, ये सारा इस संहिताओं से हटा दिया है, उसको खुली छूट दे दी है।
कि शोषण करेगा वो, मगर उसको कोई दंड नहीं होगा। ट्रेड यूनियन राइट्स और हड़ताल का अधिकार बहुत ही कठिन बना दिया है, यूनियन बनाना बहुत ही कठिन बना दिया है। और सबसे बड़ा काम किया है स्थायी नौकरी, परमानेंट नौकरी। परमानेंट नौकरी से हम लड़ सकते हैं मालिक से, और अगर आपने परमानेंट नौकरी खत्म कर दी, फिक्स टर्म लेके आ गए, कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी लेकर के आ गए, तो कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी में भगाने का भी प्रावधान है, कभी भी लगा सकते हैं, कभी भी भगा सकते हैं। तो फिर साथियों, ये श्रम कानून और ये हड़ताल का अधिकार और ये नौकरी का अधिकार और एग्रीमेंट का अधिकार, ये सारे अधिकार स्वतः खत्म हो जाते हैं। अधिकार आदमी तभी मांग सकता है जब वो उसकी नौकरी परमानेंट होगी। जब परमानेंट नौकरी का कानून होगा, तभी श्रमिक अपने मालिक से एग्रीमेंट लगाने की बात कर सकता है, तभी अपनी वेतन बढ़ाने की बात कर सकता है, तभी सुविधा बढ़ाने की बात कर सकता है। अगर आपने मालिक को अधिकार दे दिया कि किसी श्रमिक को कभी भी नौकरी से निकाल दो, कभी भी नौकरी से हटा दो, तो आप श्रम कानून में लिख दो कि हम इनको 1 लाख रुपए महीना देंगे, तो भी वो 1 लाख रुपए महीने का कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि उसकी नौकरी की सुरक्षा नहीं है। तो ये साथियों, नौकरी का जो सुरक्षा था, नौकरी का जो रक्षा था, जिस रक्षा सुरक्षा से मजदूर, श्रमिक, कर्मचारी, चाहे सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, वो लड़ करके, संघर्ष करके अपने जीवन का लिए वेतन बढ़वाता था, सुख सुविधा बढ़वाता था। इसी सुरक्षा को नरेंद्र मोदी की सरकार ने खत्म किया। इसको अच्छी तरीके से समझ लो। इसी सुरक्षा को खत्म किया है, इसी रक्षा को खत्म किया है। जो संहिताएं बनाई गई हैं, इन संहिताओं के अंदर शोषण करने की, लूट करने की खुली छूट है। इसको हमको समझना है। दूसरा साथियों, इन्होंने रास्ता खोल दिया मजदूर का, नौजवान का, कर्मचारी का, उसको मजबूर करके, उसका मजबूरी का फायदा उठा करके उसका शोषण करना। ये नया टूल दिया है। नौकरी की सुरक्षा हटते ही मजबूरी सामने आ जाती है। मजदूरी कम हो रही है, पैसा कम मिल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, तो आदमी का जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। जीवन जीना मुश्किल हो रहा है, और जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए। पैसा मजदूरी से मिलेगा। मजदूरी कम हो गई है, नौकरी की सुरक्षा हट गई है। इसका मतलब है कि हमको अब जीने का जो संसाधन है वो जुटाना मुश्किल होगा। जीने का संसाधन जुटाना मुश्किल होगा। हमको अपना जिंदा रहने का संसाधन जुटाना मुश्किल होगा। वो आज मुश्किल हो रहा है, आज मुश्किल हो गया है। आज की तारीख में हम अच्छी तरीके से अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकते। जितना पैसा मिल रहा है 8,000 10,000 रुपए में हम केवल सूखी रोटी खा करके जिंदा रह सकते हैं। हम अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकते रोजाना। हम अपने घर के अंदर अच्छे पकवान नहीं बना सकते। हम पौष्टिक खाना नहीं खा सकते इतने पैसे में। हमको ये समझना है, हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते। हम अपने बच्चों का इलाज नहीं करा सकते, बूढ़े माँ बाप का इलाज नहीं करा सकते। हम उनका इंतजार करते हैं अगर बीमारी हो जाए कि ये कब मर जाएंगे। ये परिस्थिति आज हो गई है साथियों, होने वाली नहीं है। इसको हमको समझना है। यूथ का हालत क्या हो गया। डिग्री डिप्लोमा करके जो बच्चे निकल रहे हैं वो बेचारे ठेकेदारी में काम कर रहे हैं, 10,000 12,000 की नौकरी कर रहे हैं, वर्कर का काम कर रहे हैं। डिप्लोमा और जो डिग्री वाले बच्चे हैं वो वर्कर का काम कर रहे हैं, मजदूर का काम कर रहे हैं, मजबूर होकर के काम कर रहे हैं। आज ये बच्चे 20,000 30,000 50,000 की बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो डिग्री डिप्लोमा वाले बच्चे उनका वेतन घट रहा है। पहले इनका वेतन 30,000 40,000 50,000 रुपए महीना होता था। आज इनका वेतन जो है 20,000 15,000 18,000 20,000 के नीचे है। तो साथी, यूथ का जो शोषण है इस तरीके से कर रहे हैं, ये हमको समझना है। आज की तारीख में नौजवान जो पीढ़ी है, नौजवान जो बच्चे हैं, कारखानों में
बहुत ही दयनीय हालत है, बहुत ही खतरनाक शोषण है। और आज की तारीख में रोजाना नौकरी से भगाने का धमकी मिल रहा है। हर कारखाने में वर्कलोड बढ़ गया है, हर कारखाने में मशीन की स्पीड बढ़ गई है। ये हमको समझना है साथियों। शोषण का पहिया बढ़ गया है मजबूर करके। तो ये जो मजबूरी वाला कॉन्सेप्ट है, इसको हमको समझना है। इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये मजबूरी का एक टूल, मजबूरी का एक हंटर मालिक को दे दिया है कि इसको मजबूर करके, इसको तरह तरह से मजबूर करके इसका शोषण करो, इसको लूटो, जितना ज्यादा लूट सकते हो उतने तरीके से लूटो। तो ये कॉन्सेप्ट को समझना है साथियों। श्रम कानून के कॉन्सेप्ट को समझना है। ये जो नरेंद्र मोदी जो 4 संहिताएं लेकर के आए हैं, इन संहिताओं के कॉन्सेप्ट को समझना है। संहिता क्या है, श्रम कानून क्या है। इसलिए हम ये कहते हैं कि श्रम कानूनों को नष्ट कर दिया। जिस दिन वो संहिताएं लागू हो जाएंगी, ये सारे श्रम कानून नष्ट हो जाएंगे। जो हमने 100 साल में हमारे पूर्वजों ने लड़के कमाया था, ये सारा मेहनत का, उनका जो मेहनत से हमको पाया था हमने, वो सबको ये नष्ट कर देंगे। ये नरेंद्र मोदी का सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है, इसके पीछे जो आरएसएस का सोच है, ये सोच है इनका। इस राजनीति को हमको समझना है आज। इसलिए साथियों, सबसे बड़ा हमला मजदूर, कर्मचारी, मेहनतकश वर्ग पर हुआ है, नौजवानों पर हुआ है। इसको हमको समझना है। अगर ये आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी नौजवान पीढ़ी को कुछ सुरक्षा दे नहीं सकता, नया अधिकार दे नहीं सकता, उसका वेतन ज्यादा बढ़ा नहीं सकता, तो हमको जो मिला था, हमको जो पहले से मिल रहा था, उसको छीन नहीं सकता। उसको छीनना नहीं चाहिए। वो छीने ना पाए, इसके लिए हमको संघर्ष करना है। ये हमको समझना है। आज का हमारा आंदोलन, आज का हमारा संघर्ष इसी मुद्दे के लिए है। श्रम कानून को बरकरार रखना है, इन संहिताओं को का विरोध करना है। इन संहिताओं को हमारे देश के ऊपर यदि सरकार लागू करती है तो इसका इतना जमकर के विरोध करना है, सरकार को मजबूर करना है कि संहिताएं ये खत्म करे और वापस श्रम कानून लागू करे। ये साथियों असल लड़ाई है जिसको हमको लड़ना है। ये लड़ाई लंबी चलेगी, उसके लिए दिमागी रूप से हमको तैयार रहना है। पहली बात साथियों ये समझना है। दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा है साथियों, आज देश की जनता को समझना है। दूसरा जो हमने अपने जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां पैदा की, आजादी के बाद से इन 70 सालों में जो हमारे देश की जनता की मेहनत की कमाई से जो संसाधन खड़े किए गए थे, चाहे रेलवे हो, चाहे हवाई अड्डे हो, चाहे बीएसएनएल हो, दूरसंचार हो, चाहे ऑयल कॉर्पोरेशन हो, जितना भी संसाधन, चाहे हथियार बनाने के कारखाने हो, जितने भी संसाधन हमने पैदा किए 70 सालों में, जितनी भी संपत्तियां बनाई जो हमारे देश की जनता के हित के लिए है, जो देश की जनता को सस्ते में संसाधन उपलब्ध कराने के लिए हो, चाहे बिजली है, चाहे पानी, सब कुछ जो पैदा किया, इस सारे सब कुछ को ये नरेंद्र मोदी की सरकार देशी विदेशी पूंजीपतियों को बेच देना चाहती है। और बेचने का इन्होंने युद्ध स्तर पर काम जारी कर दिया है। सब कुछ बेच देना चाहते हैं, सारा कुछ निजीकरण कर देना चाहते हैं और ये संपत्ति पे देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा करवा देना चाहते हैं। हमारे देश के आर्थिक संसाधनों पर देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा करवा देना चाहते हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा खतरा है देश के लिए, देश की जनता के लिए, जिसको हमको समझना है। मेरा आपसे सवाल है साथियों, ये सरकार कहती है कि हम इन संसाधनों को बेच के पैसा जुटाएंगे, उसमें देश का डेवलपमेंट करेंगे। मैं आपसे समझना चाहता हूं ये कैसी सरकार है। यदि कोई ये कहे मैं अपने घर का विकास कर रहा हूं, यदि कोई अपनी जो पुश्तैनी संपत्ति है, यदि एक व्यक्ति किसान का बेटा ये कहे कि मैं अपनी 10 एकड़ जमीन बेच करके बड़ी बड़ी कारें खरीद रहा हूं, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी घर बना रहा हूं और इससे बड़ा दिखावा कर रहा हूं, बहुत जलवा कर रहा हूं, तो क्या ये सही है? अपनी संपत्ति बेच के शौक करना, अपनी संपत्ति बेच के जलवा दिखाना
अपनी संपत्ति देसी विदेशी पूंजीपतियों को बेच के देश का जलवा बताना, क्या ये ठीक है? क्या ये सही है? हम समझ सकते इस बात को। हम गांव खेड़ों से भी समझ सकते हैं। जिस किसान का बेटा जमीन बेच के अपना जलवा दिखाया, एक समय के बाद वो कंगाल हो गया, दर दर का भटकने लगा, उसको खाने के लाले पड़ गए। ये हालत होता है। यही हालत है नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी, आरएसएस देश का करना चाहते हैं, देश का कर रहे हैं। आज देश की कंपनियां बेच रहे हैं, देश के संसाधन बेच रहे हैं, देश के प्राकृतिक संसाधन बेच रहे हैं। फिर क्या करेंगे? जो सब कुछ बेच देंगे, अगले 4 साल में सब बेच देंगे, पैसा जो आएगा उसको जलवा दिखाएंगे, हजम कर जाएंगे। फिर क्या करेंगे? इसके आगे क्या बेचेंगे? देश की जनता को लुटा दिया पूंजीपतियों के सामने, देश के संसाधन सारे बेच देंगे, देशी विदेशी पूंजीपति संसाधनों पे कब्जा कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर क्या बेचेंगे? फिर कैसे डेवलपमेंट होगा? ये साथियों हमको समझना, ये झूठ है, ये गलत नीति है। यही गलत नीति है सरकार की, जिसको हमको समझना है, जिस गलत नीति को हमको रोकना है। ये साथियों देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, देश को अंधकार में डाल रहे हैं, देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, देश को बर्बाद करने में लगे हैं, देश को गुलाम बनाने में लगे हैं। अंततः हमारा देश देशी विदेशी पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा। उनकी दया पर हम पलेंगे, उनकी दया से हम जिंदा रहेंगे, उनके टुकड़ों पर पलेंगे। वो हमको जो भी मजदूरी दे देंगे उसमें हम जिंदा रहेंगे। संसाधन महंगे होंगे तो हम उनसे खरीद नहीं पाएंगे। ये दुनिया के देशों में हुआ है। तो ये साथियों गलत नीति है, जिसको हमको समझना है। अंधाधुंध निजीकरण देश के हित में नहीं है। देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा हमारे देश के हित में नहीं है। ये वापस जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अंग्रेजों ने जिस तरीके से देश को गुलाम किया था, उसी तरीके से दोबारा आर्थिक रूप से देश को गुलाम बनाने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कर रहा है। इसको हमको समझना है, इसको हमको रोकना है। देश को गुलाम बनाने से रोकना, देश को आर्थिक रूप से गुलाम होने से हमको बचाना है। हमको अपनी रोजी रोटी रोजगार को बचाना है। तो साथियों अंधी मुहिम चल रही है, हम इसका बहुत ही निंदा करते हैं और सारी ट्रेड यूनियन से निंदा करती हैं। आपसे भी अपील है कि आप भी इसका निंदा करें। देश की जनता को से अपील है कि जागरूक हो जाएं, आप सभी जागरूक हो जाएं, जागरूक होकर के इस सरकार की इस गलत नीतियों के खिलाफ खड़े हों, इस सरकार को इस गलत काम करने के लिए रोकें। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये साथियों दूसरा सबसे बड़ा खतरा है और दूसरी हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको हमको निभाना है। साथियों दूसरा जो सवाल है जिसको हमको समझना है कि जो भी पिछले 70 सालों में हमने संघर्ष करके मजदूरों ने, कर्मचारियों ने, स्थायी मजदूरों ने जो भी सामाजिक सुरक्षाएं हमने हासिल की थी, जो भी सामाजिक सुरक्षाएं हमने सरकार से ली थी, उन सारी सामाजिक सुरक्षाओं को ये सरकार धीरे धीरे करके नष्ट कर रही है। इसको हमको समझना है। जिसमें हमें पाते हैं साथियों, जितने भी जैसे पुराना पेंशन योजना था, पुरानी पेंशन योजना जो थी, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, 2004 में जब अटल बिहारी की सरकार आई थी तो उन्होंने उस समय से पुरानी पेंशन योजना को खत्म करके नई पेंशन योजना लेके आए। और नई पेंशन योजना में पुरानी जो पेंशन योजना था उससे कम पैसे मिल रहे, यानी पुरानी पेंशन योजना ज़्यादा बेहतर थी। उसमें मजदूर को ज़्यादा, जो कर्मचारी था उसको ज़्यादा सही तरीके से पेंशन मिलती थी, ताकि वो बुढ़ापे में अच्छी तरीके से अपना जीवन जीता था। अब नई जो पेंशन योजना लेके आए उसमें बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, उसमें बहुत कम पेंशन मिल रही। तो इस तरीके से इन्होंने, आज भी सरकारी कर्मचारी इस मुद्दे पे लड़ रहे हैं, निरंतर आंदोलन कर रहे हैं कि ये नई पेंशन योजना को खत्म करो, पुरानी पेंशन योजना बहाल करो। तो इसको हमको समझना है। इस तरीके की ये भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की समझ पहले से है, ये हमको समझना है। अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी उसके समय भी इनकी यही समझ थी, जो आज नरेंद्र मोदी की सरकार के समय है, ये हमको समझना है। तो साथियों उसके बाद से इन्होंने फिर पेंशन फंड को, उसके बाद से पीएफ के फंड को कुछ कंपनियों को देने का कोशिश किया। दूसरा साथियों समझना, असंगठित क्षेत्र में जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत कश वर्ग है, चाहे वो खेत मजदूर, निर्माण मजदूर है, जो करोड़ों करोड़ है,
ये दो बहुत बड़े सेक्टर हैं। उसके साथ में ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। ये जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जिसके अंदर बुढ़ी मजदूर हैं, जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे काम करके, घरों में काम करके सामान बनाने वाले मजदूर हैं। तो इस तरीके के जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनको ये मजदूर की परिभाषा से ही बाहर कर दे रहे हैं। और ये करके अब इनको फिर कोई सुरक्षा देने की जरूरत नहीं है। तो जो इनके कल्याण बोर्ड है, जैसे श्रमिकों का कल्याण बोर्ड है, कुछ है स्टेट में खेत मजदूरों का भी कल्याण बोर्ड है, तो जितने भी ये योजनाएं हैं, जितने भी ये सहूलियतें हैं, इनको धीरे धीरे करके ये सरकार नष्ट करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि श्रमिक के दायरे से हटाते ही इनको फिर किसी भी तरीके की ये इस तरीके की सुविधा देने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कोड लेके आ रहे हैं, उस कोड के अंदर सामाजिक सुरक्षा का जो कोड है, ये सारा नष्ट करके एक तरीके की एक योजना लेके आएंगे जिसमें बहुत कम सहूलियत होगी। ये हमको समझना है। वो धीरे धीरे करके उसको भी नष्ट कर देंगे। तो इस तरीके से जो सामाजिक सुरक्षा जो पाई है, उसको भी नष्ट करने का ये सरकार कोशिश करने में लगी हुई है, जिसको हमको समझना है। तीसरा साथियों, जो हमारे कर्मचारी जैसे स्कीम वर्कर हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें लाखों लाख जो गरीब हैं, आशा उषा, बहुत कम पैसे में ये वो महिलाएं हैं जो गरीब तबके से हैं, जो पढ़ लिख करके थोड़ा सा आगे बढ़ रही हैं। आशा उषा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, ये वो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चियां हैं, महिलाएं हैं जो थोड़ा सा पढ़ लिख करके अपना रोजगार, स्वरोजगार मिल गया। मध्याह्न भोजन कर्मी हैं, ये सबसे गरीब तबके की महिलाएं, जिसमें बड़ी संख्या में विधवा महिलाएं हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, खाने के लिए नहीं है, जिंदा रहने के लिए नहीं है, उनको ये खाना बनाते हैं, सरकारी स्कूलों में खाना बनाते हैं। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे काम हैं। तो ये जो स्कीम वर्कर में सबसे गरीब तबका है, जो ये तबका सबसे गरीब तबके के लिए काम कर रहा है, सरकारी योजनाओं के माध्यम से ये सरकार इन सरकारी योजनाओं को नष्ट करना चाहती है, खत्म करना चाहती है धीरे धीरे तरीके से। जिसके ऊपर बढ़ रही है, इन योजनाओं को कॉर्पोरेट कंपनियों को सौंपना चाहती है, बड़ी बड़ी कंपनियों को शामिल करना चाहती है, और इनका जो ये रोजगार है, इनको नष्ट करना चाहती है। ये हमको समझना है। तो ये जो एक तरीके से जो सामाजिक सुरक्षा है, एक थोड़ा सा रोजगार की सुरक्षा है, इसको भी सरकार नष्ट करना चाहती है। ये बात भी हमको समझना है। और खास तौर से जैसे जो सरकारी विभाग में बहुत सारे ऐसे भी विभाग हैं जिनको समझना है, जिसमें संविदा है, दैनिक वेतन भोगी है, इस तरीके से गुरुजी है, सेवक हैं, ग्राम सेवक हैं, दुनिया भर के नए नए कॉन्सेप्ट लेके आ गए जो बहुत कम पैसों में इनसे काम करा रहे हैं। तो ये सारे जो मेहनत कश वर्ग है, इनका भी काम खत्म करके वो कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी, फिक्स टर्म आने के बाद से कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी, फिक्स टर्म की नौकरी, इस तरीके के फिक्स टर्म के काम को लागू कराने के लिए आगे रास्ता खोल रहे हैं। तो ये सब पर खतरा है, ये हमको समझना है। तो सरकार की जो टारगेट है कि सामाजिक सुरक्षा सारी हटानी है, ताकि मजदूर को मजबूर करके उसका ज्यादा से ज्यादा शोषण किया जा सके। ये सरकार इस सोच पर, इस रास्ते पर चल रही है, जिसको हमको समझना है। देश के यूथ को, मेहनतकश वर्ग को समझना है। तो साथियों, तीसरा ये सबसे बड़ा जो खतरा है, ये हमारे सामने, जिसको हमको समझना है। अब साथियों, हम खेती के बारे में बात कर लेते हैं। खेती का एक ऐसा सवाल है जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार है। हमारा देश का दिल है किसान, और ये सरकार ने टारगेट कर लिया है कि किसानी के क्षेत्र में देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियां, देसी विदेशी पूंजीपति को ला करके किसानों के लूटने का, उनका शोषण करने का रास्ता खोल रहे हैं। जिसके लिए इन्होंने ये 3-4 कानून लेके आए, 2 कानून नए लेके आए, 2 कानूनों में संशोधन किया। उसका विस्तार जानकारी मैं दे चुका हूं। आज भी जो प्रदर्शन हो रहे किसानों के, बहुत सारे किसान नेता इसको बता रहे हैं। मगर हमको साथ ये समझना है, खेती को ये देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों को हवाले करके, कॉर्पोरेट्स कंपनी की जो मुनाफे की हवस है, उसको पूरा करने के लिए किसानों को देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों के हवाले करने का योजना बना लिया है। कानून बना करके किसानों को देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के सामने छोड़ दिया है। इसलिए साथियों, जो खेती के क्षेत्र में जो कानून पारित किए हैं, ये कानून गलत है,
इन कानूनों को सरकार वापस करे। ये हमको मांग करना है, ये हमारा लक्ष्य बनाना है। जब तक ये सरकार इन कानूनों को वापस नहीं करती है, खेती के अंदर से ये कॉर्पोरेट पूंजीपति जो घुसा दिए इनको नहीं हटाती है, तब तक साथियों हमको संघर्ष करना है, तब तक साथियों हमको लड़ना है। इसलिए साथियों खेती को बचाना है और खेती का जो सबसे बड़ा मांग है जिसको लागू करना है वो हमको स्वामीनाथन जो आयोग की सिफारिशें हैं उसको लागू करें खेती में। दूसरा, सारे जिन्सों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो घोषित करें। न्यूनतम समर्थन मूल्य का कैलकुलेशन स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश उसके अंदर जो C2 का फार्मूला है उसके आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का फार्मूला बने और फिर किसान की पूरी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में खरीदी ना हो, ये सुनिश्चित हो। चाहे वो सरकारी खरीद हो, चाहे कॉर्पोरेट कंपनी खरीदे, चाहे आढ़ती खरीदे, कोई भी किसान की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में खरीदी ना करे। नरेंद्र मोदी की सरकार ये कानून बनाए, ये हमको साथी करना है। इसके साथ में साथियों एक मांग और है, अब तक के सारे कर्जे माफ करो और जो ये व्यवस्था लागू करो, जो भी किसान के अब तक के कर्जे हैं सारे कर्जे माफ करो, किसान को उसके संकट से बाहर निकालो। ये साथियों दो प्रमुख मांगे हैं जो किसान की है। यदि सरकार इन दोनों मांगों को मान लेती है तो साथियों मान के चलना कि किसानी भी बचेगी, किसान भी बचेगा और किसानी जो है फायदे का सौदा बन जाएगी। तो ये साथियों असल संघर्ष है किसान का, जिसको किसान को समझना है, हमारे किसान के बेटे को समझना है। और आज किसानों को संकल्प लेना है कि सरकार की जो गलत नीतियां इसको पलटेंगे, इसके खिलाफ लड़ेंगे। और जब तक ये सरकार इस नीतियों को नहीं पलट देती तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा, तब तक देश के किसानों को ताकतवर तरीके से इकट्ठे करेंगे। जो आंदोलन आज हम कर रहे हैं इससे बड़े ताकतवर रूप से किसानों को एकजुट करके और बड़े आंदोलन करेंगे। ये संकल्प लेना है, ये सरकार आसानी से मानने वाली नहीं है, ये भी हमको समझना है। उसके आगे साथियों जो सबसे बड़ा खतरा है वो व्यापार पर है, फुटकर व्यापार पर है, जिसको हमको समझना है, जिसको हमारे व्यापारी भाइयों को समझना है। आज की तारीख में 100% FDI लेकर के आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार। जो ये सरकार ये कहती थी कि FDI हम देश में नहीं आने देंगे, जिस सरकार ने कांग्रेस के समय में जब कांग्रेस FDI की बात कर रही थी, जब भारत बंद आंदोलन किए, बहुत सारे भाषण दिए, जो पीछे हैं आप उनको सुन सकते हैं। तो ये सरकार जो पहले विरोध कर रही थी ये अब 100% FDI लेकर के आए हैं। इस संबंध में पहले तो देश के व्यापारियों को इस नरेंद्र मोदी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, RSS से आज ये सवाल करना चाहिए कि आप जो ये बात कर रहे थे कि जो है जो हम FDI नहीं लाएंगे, FDI देश में नहीं आने देंगे, फुटकर व्यापार में FDI नहीं आने देंगे, तो ये 100% FDI क्यों लेके आए? आप उस समय ये बात कर रहे थे कि देश में अमेरिका की कंपनी नहीं आने देंगे, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स कंपनियों को नहीं आने देंगे। आज ये सारी देशी विदेशी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स कंपनियां फुटकर व्यापार में क्यों आई, कैसे आई, ये सवाल हमको पूछना चाहिए। साथ ही यह भी समझना है ये जो कॉर्पोरेट्स कंपनियां हैं इनका जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है वो इतना बड़ा है जितना हमारे देश का इकोनॉमी है। हमारे देश का अर्थव्यवस्था जितना बड़ा है उतना बड़ा व्यवस्था एक एक कंपनी के पास है, इतना पैसा है इनके पास। ये पूरे देश को मैनेज करते हैं, सरकार को मैनेज करते हैं और ये सारी कंपनियां हमारे देश में आ गई हैं, सारी कंपनियां हमारे देश में आ चुकी हैं और ये कंपनियां हमारे फुटकर व्यापार में आ चुकी हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग हमारे देश के अंदर आ चुकी है। बड़ी संख्या में ऑनलाइन जो मार्केटिंग वाली बड़ी कंपनियां हैं वो हमारे देश के फुटकर व्यापार में अपना पैर जमा चुकी हैं, जमाने वाली नहीं है, जमा चुकी हैं। तो इस खतरा को समझना है साथियों, इस खतरा को हमारे देश के व्यापारियों को समझना है, हमारे देश के जो करोड़ों करोड़ फुटकर व्यापारी हैं उनको समझना है। ये बात सच है कि व्यापारी वर्ग आज डर रहा है। बीजेपी का, RSS का वो वोटर है, उसको वोट करता आया है, मगर इस नीति के खिलाफ आज बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। मगर व्यापारी भाइयों,
आप इस बात को समझ लो, बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी ये आपके आदमी नहीं है, आपके लिए काम करने वाले नहीं है। आप चाहे उनको वोट करो, उनके पीछे खड़े रहो, आप चाहे चुप रहो। ये लोग देसी विदेशी जो पूंजीपति हैं, कॉर्पोरेट्स कंपनियों के लोग हैं, कॉर्पोरेट्स कंपनियों के लिए इन्होंने सारे रास्ते खोल दिए हैं। आपका रोजगार खतरे में है, आपकी रोजी रोटी खतरे में है, आपके बीवी बच्चे परिवार खतरे में है। इस बात को समझ लो। आज आपका व्यापार पहले से कम हो गया है, आज आपका मुनाफा भी पहले से कम हो गया होगा। आने वाले समय में और खतरा बढ़ने वाला है। आने वाले समय में आपका जो व्यापार है, रोजगार और घटने वाला है, नया रोजगार पैदा नहीं होने वाला है, नया दुकान खोलोगे तो चलेगा नहीं। ये बात को हमको समझना है। इसलिए साथियों, एक बड़ा खतरा व्यापारियों के ऊपर है। इसलिए हमको समझना है, हमारे देश की जो सबसे बड़ी आबादी है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो 95% जो आबादी है, जिसमें मजदूर, कर्मचारी, मेहनतकश वर्ग, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, किसान और ये फुटकर व्यापारी हैं। आज 95% जो देश की आबादी है, उसका जीवन खतरे में है, उसकी सुरक्षा खतरे में है, उसका वर्तमान और भविष्य खतरे में है। इस बात को हमको समझना है। और जो 5% लोग हैं, उसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है, ये आरएसएस काम कर रहा है। इसको हमको समझना है। इसलिए साथियों, आज बहुत बड़ी चुनौती है। आज हम सबको एकजुट होकर के, हम सबको मिल करके बड़ा संघर्ष करने की जरूरत है। हमारा जीवन नहीं बचेगा, हमारी रोजी रोटी, रोजगार नहीं बचेगा, हमारा जिंदगी नहीं बचेगा, तो फिर क्या बचेगा? यदि हम इस बात को भी नहीं समझेंगे, इस बात के लिए भी नहीं लड़ेंगे, तो हम फिर किस बात के लिए लड़ेंगे? हम किस तरीके के इंसान हैं? हम कैसे अपने आप को अच्छा कह रहे हैं? हम कहते हैं बहुत दिमागदार हैं, बहुत समझदार हैं। इतनी सी बात यदि हमारे समझ में नहीं आएगी, तो फिर हम क्या समझ पाएंगे? इसलिए साथियों, समझो इस बात को। और एक बात को और समझना है, हमारे देश के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश चल रही है। कुछ ऐसे सवाल हैं, खासतौर से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी हमारे देश को तोड़ने का षड्यंत्र कर रही है। और इस तोड़ने का षड्यंत्र इसलिए कर रही है ताकि हम देसी विदेशी पूंजीपति जो हमारा लूट कर रहे हैं, जो हमारे देश पे कब्जा कर रहे हैं, हम इस बात को ना समझ पाएं, असल सवालों को ना समझ पाएं, गलत सवालों पे चले जाएं, असल सवालों से भटक जाएं। इसके लिए ये साजिश हो रही है, इसको हमको समझना है। ये साजिश है साथियों, हिंदू मुसलमान का लड़ाई, जाति का धर्म का लड़ाई, अंगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई, जाति में ब्राह्मण ठाकरों और दलितों की, पिछड़ा वर्ग के लोगों की लड़ाई, जाति के नाम पे लड़ाई, धर्म के नाम पे लड़ाई, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाई। आरएसएस की एक विकृत विचारधारा, जिसके बारे में मैं हिंदुत्व की थ्योरी डाल चुका हूं। मेरे चैनल की सीरीज में जाके आप दर्शन की सीरीज में हिंदुत्व की थ्योरी आप समझ सकते हैं। इनका एक विकृत विचारधारा है। इन्होंने मुसलमानों के प्रति, जब से आरएसएस बना है, जब से इनकी समझ आई है, जब से सावरकर ने हिंदुत्व की थ्योरी दी है, तब से मुसलमानों के प्रति एक नफरत का भाव है। और देश के अंदर, देश के जो मुसलमान हैं, उनको देश का दुश्मन कहते हैं, उनको देश का दुश्मन बनाते हैं। इसलिए आज हम नरेंद्र मोदी की सरकार में पाते हैं, कुछ भी होता है तो उसमें मुसलमान निकल आता है। कोरोना में भी मुसलमान निकल आया। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार उठा रही है, जिसमें हिंदू मुसलमान का वर्गीकरण हो। चाहे राम मंदिर का आंदोलन है, तो उसमें भी हिंदू मुसलमान था। 370-35 में भी हिंदू मुसलमान है। आगे जो भी और भी मुद्दे आने वाले हैं, वो हिंदू मुसलमान का वर्गीकरण कर रहे हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान में हिंदू मुसलमान की राजनीति है। इसलिए साथियों, हमको इस पॉलिटिक्स को समझना है। एक शुद्ध राजनीति है, जिस राजनीति से ये आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों को देश का दुश्मन बना करके, आपस में लड़वा करके ये देश को बर्बादी की तरफ धकेलना चाहते हैं। ये हमको समझना है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जिस षड्यंत्र को हमको समझना है, इसके बारे में मैं बहुत विस्तार से बोल चुका हूँ। आज की आम सभा का ये विषय नहीं है, मगर मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ, ताकत से कहना चाहता हूँ कि आप समझ जाएं, एक साजिश है, एक षड्यंत्र है। हमारे देश में सब मुल्क मिलजुल करके रह रहे हैं।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। ये हमारे देश का संस्कृति है। अनेकता में एकता, ये हमारा देश का विरासत है। भारतीय राष्ट्रवाद, भारतीय सारे भारत में रहने वाले जो भारतीय हैं वो सारे भारतीय हैं, वो राष्ट्र के हिस्से हैं। ये हमारा विचार है, ये हमारा समझ है, जिसको हमको बचाना है, जिसको हमको ताकतवर बनाना है। हमारे देश की धर्मनिरपेक्ष की जो भावना है वो हम सबको जोड़ती है, हम सबको एकजुट करती है। तो ये जो सारे विचारों को आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है, तोड़ना चाहती है, षड्यंत्र कर रही है, इसलिए हमको समझना है, हमको सबको देश को एकजुट करना है, हमको देश को एकजुट होकर के रहना है। हमारे देश के अंदर मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा नहीं है, हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा नहीं है। ये सारे राजनीति के लिए ये सारे नाटक षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं, इसको हमको समझना है। और दुखद पहलू ये है साथियों कि अभी तक की ये 60-70 सालों में आरएसएस ने जो हिंदू मुसलमान का वर्गीकरण किया, नरेंद्र मोदी के आने के बाद से सरकार ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर षड्यंत्र फैलाया है, आज भी वो फैला रहे हैं। इन्होंने हिंदू मुसलमान के अंदर आपसी में एक दुश्मनी का भाव पैदा कर दिया है, आपसी में अविश्वास पैदा कर दिया है, मुसलमानों को देश का दुश्मन बना दिया है। ये हमको समझना है। तो ये साथियों साजिश है, ये षड्यंत्र है, जिसको हमको समझना है, जिससे हमको बचना है। और इसके साथ में ये भी समझना है, इस षड्यंत्र से वो मेहनत कश वर्ग की एकता तोड़ते हैं। इस षड्यंत्र से मेहनत कश वर्ग की लड़ाई को कमजोर करते हैं। इस षड्यंत्र से मजदूर की, कर्मचारी की एकता को तोड़ते हैं। इस षड्यंत्र से व्यापारियों की, किसानों की, मजदूरों की, कर्मचारियों की एकता को तोड़ते हैं। तो इनको समझना है, मेहनत कश वर्ग की एकता को तोड़ने का ये षड्यंत्र है। ये हिंदू मुसलमान का जाति धर्म का लड़ाई। इसलिए हमको इस लड़ाई में जो हमारा रोजी रोटी रोजगार, जो हमारा पेट का जिंदगी का सवाल है, इस सवाल को लड़ते समय हमको जाति को, धर्म को, इसको अपने घर पे छोड़ देना है। इसको हमको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। जो मजदूर है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मजदूर है, उसको भाई बनाना है, उसको अपने साथ जोड़ना है। जो मेहनत कश वर्ग है, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब हमारे भाई हैं। इसको हमको समझना है। वो अगर मजदूर है, मेहनत कश वर्ग है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ओबीसी जाति का हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वो दलित हो, चाहे महादलित हो, वो हमारा भाई है। ये हमको समझना है। हमको जाति धर्म के नाम पे मेहनत कश वर्ग की एकता नहीं तोड़ना है। हमको मेहनत कश वर्ग की एकता सबसे पहले बनाना है। सबसे पहले हम मेहनत कश वर्ग हैं, सबसे पहले हम मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं। उसके बाद में हम जो है हिंदू हैं, मुसलमान हैं, पंडित हैं, ठाकुर हैं, ये हमको समझना है। तो मेहनत कश वर्ग की एकता कायम करना है। जाति धर्म के जो षड्यंत्र है उससे बाहर निकलना है। ये बात साथियों हमको समझना है। और मुझे उम्मीद है कि ये सारे जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं, सारी जो परिस्थितियां आपके सामने रखे हैं, इन सारी परिस्थितियों को आप विचार करके बड़ी एकता को कायम करके हम अपने देश को बचाएंगे, हम नौजवान को बचाएंगे, हम व्यापारी को बचाएंगे, हम मजदूर को बचाएंगे, हम जो है किसान को बचाएंगे। ये संकल्प लें हम, और सब मिल करके नीतियों को पलटवाएंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार को भी मजबूर करेंगे, नरेंद्र मोदी को भी मजबूर करेंगे, जो आज के तारीख में बड़े शहंशाह बन रहे हैं। हम सबको मजबूर करके गलत कानून जो इन सांसदों ने पारित किए हैं ध्वनिमत से, इन सारे गलत कानूनों को पलटाएंगे, रोकेंगे, वो सही कानून थे उनको वापस लागू कराएंगे। तो साथियों, इन्हीं सभी बातों को रखते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान की एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान व्यापारी की एकता जिंदाबाद। हम सब एक हो, सारे लोग मिलकर के एक हो, सारे मेहनत कश वर्ग एक हो, मेहनत करने वालों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, हमारे देश के मेहनत करने वालों एक हो, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ एक हो। इंकलाब जिंदाबाद, आवाज दो, हम सब एक हैं। थैंक यू साथी, धन्यवाद।